चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ से बायोट-सवार्ट्स लॉ वर्सेस कूलॉम्ब्स लॉ। कहने के मतलब कि आपके पास यहाँ पर दो फील्ड है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि दो फोर्स है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे नेचर में, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में चार ही तरह का फंडामेंटल फोर्स है। फोर फंडामेंटल फोर्सेज जो है वो है, पहला आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानते हैं। यहाँ हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले क्या होता था कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अलग अलग होता था। ठीक है, तो अगर आप मैग्नेटिक पढ़ेंगे आगे पूरा पढ़ जाएंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ जाएंगे, पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रिक जो फील्ड बनता है और मैग्नेटिक जो फील्ड बनता है, वो जो फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, दोनों के लिए सेम है। तो ये फिर क्या है, दोनों एक कर दिया गया। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या है, एक ही है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक सिक्के का दो पहलू है। आप एक सिक्के को अगर इस तरफ से देखेंगे तो कुछ दिखाई देगा, इस तरफ से देखेंगे तो कुछ दिखाई देगा, मतलब हेड और टेल। तो उसी तरह से ये एक सिक्के का दो पहलू, अगर इस आप एंगल से देखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगा। अगर आप इस तरफ से देखेंगे, इस एंगल से देखेंगे तो वो मैग्नेटिक फोर्स बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मतलब ये एक सिक्के का दो पहलू है। तो ये कहने वाला दोनों एक ही है। आगे आपको पता चल जाएगा अगर आप आगे पढ़ेंगे तो, इसमें मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो यहां से हम देखने वाले हैं कि बायोट-सवार्ट्स लॉ और कूलॉम्ब्स लॉ, दोनों को हम देखेंगे फील्ड का कॉन्सेप्ट, कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है, वो देखने वाले हैं। तो आपको पता है कि बायोट-सवार्ट्स लॉ ये बताता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। कूलॉम्ब्स लॉ क्या बताता है कि चलिए ठीक है, एक चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, उस स्मॉल चार्ज के कारण सर्टेन डिस्टेंस r पर, p पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो दोनों को हम देख लेते हैं, यहां से कंपेयर कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड produced by a charge element dq at a distance r। कहने का ये मतलब हुआ कि हम लोग कूलॉम्ब्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है चार्ज एलिमेंट। क्या बोलेंगे, चार्ज एलिमेंट, छोटा सा चार्ज। डी क्यू क्या है, चार्ज है, और डी रिप्रेजेंट करता है स्मॉल पार्ट के लिए। तो यहाँ पर जो डी क्यू छोटे से चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर वो डिस्टेंस आर है, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको हिंदी में इस तरह से बोलेंगे। कूलॉम्ब के अनुसार अल्प आवेश के कारण आर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि चलिए ठीक है, ये है छोटा सा चार्ज डी क्यू और स्मॉल, ये डिस्टेंस r है, ये स्मॉल चार्ज है। तो इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। और छोटा सा चार्ज है तो क्या होगा, छोटा सा इंटेंसिटी होगा, और ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है उसी के एलॉन्ग होता है, इस चार्ज के एलॉन्ग ही होता है जब फोर्स लगता है। तो यहां से जो इंटेंसिटी होगा d इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई क्या, आर स्क्वायर। अब इसी तरह हम लोग देख लेते हैं बायोट-सवार्ट्स लॉ में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अकॉर्डिंग टू बायोट-सवार्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड by a current element at a distance r। क्या हुआ यहाँ पर,
डिस्टेंस क्या होगा आर, सेम कंसेप्ट है। यहाँ पर बायोट सेवार्ट के अनुसार करंट एलिमेंट के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होने वाला है। तो यहां पर समझ सकते हैं कि चलिए ये एक वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट आई पास हो रहा है, ये रहा करंट एलिमेंट आई डीएल, और इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, यहां मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, छोटा होगा, म्यू नॉट बाई क्या 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई क्या आर स्क्वायर। तो यहां पर जरा दो कंसेप्ट जरा ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो चार्ज एलिमेंट के कारण, मतलब छोटे से चार्ज के कारण हो रहा है, और यहां पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो करंट एलिमेंट आई डीएल के कारण हो रहा है। तो दोनों जरा देखिए, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, वो है चार्ज एलिमेंट, छोटा सा चार्ज के कारण पी पॉइंट पर, डिस्टेंस आर है, डिस्टेंस दोनों का आर है, इक्वल कर सकते हैं यहां पर। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कौन कर रहा है, चार्ज कर रहा है, छोटा सा चार्ज कर रहा है। यहां पर क्या कर रहा है कि उसी पी पॉइंट पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसमें जो है करंट एलिमेंट के कारण क्या हो रहा है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है। ये छोटा, ये भी छोटा है, पूरे का निकालना है, क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे कि आपने अभी देखा है। तो ये हुआ बायोट सवार्ट्स लॉ वर्सेस कूलॉम्स लॉ का पहला कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं इसमें कुछ सिमिलरिटीज बातें कि इसमें क्या सिमिलर है दोनों लॉज में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉज है और मैग्नेटिक फील्ड का जो लॉज है, नियम है, उसमें क्या सिमिलर बातें हैं और क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी, क्या सिमिलर है, चलिए हम लोग पहला देख लेते हैं। कूलॉम्स लॉ में क्या होता है, ये पी पॉइंट है, ये आर है, और ये चार्ज क्या है, छोटा है। तो यहां से जो इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, 1/r² के बराबर होगा, मतलब कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलॉम लॉ आपने देखा, दूरी बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घट जाएगा, दूरी कम कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट क्या था, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और सेम कॉन्सेप्ट क्या है आपके लिए, बायोट सेवार्ट लॉ के लिए, बायोट सेवार्ट्स के लिए। तो इसमें आपका जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, करंट एलिमेंट आई डीएल, डिस्टेंस आर, तो यहां से क्या होगा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी क्या, स्क्वायर का। देख पा रहे हैं कि दोनों में सिमिलर बातें क्या है, ये भी स्क्वायर का, डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये भी होता है। तो पहला देख रहे हैं कि सिमिलरिटी बातें। दूसरा देख लेते हैं आगे, कॉन्सेप्ट नंबर 2, बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड। दोनों क्या है, दोनों में ये जो फील्ड होगा, इस फील्ड का जो एरिया होता है काफी लंबा होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि फोर्स का बात कर ली जाए कि इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब क्या होगा, फोर्स होगा, क्योंकि फील्ड के कारण ही फोर्स लगता है किसी पर। और मैग्नेटिक फोर्स हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो, फील्ड के कारण ही फोर्स लगेगा वहां पर। तो आप देखिए ये लॉन्ग रेंज फील्ड है, मतलब फोर्स है, अब ये भी कह सकते हैं, मतलब कि ये जीरो नहीं हो सकता। तो कहोगे सर जीरो तो होता है, जीरो तो होता है, लेकिन जरा देखिए हम डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो आप जो कंपेयर वाली बात करेंगे डिस्टेंस के लिए,
आप जितना भी डिस्टेंस ले लीजिए, अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है तो आप जितना भी दूरी ले लीजिए, डिस्टेंस ले लीजिए, उसमें आपका क्या है कि वो फील्ड जीरो नहीं होने वाला। जैसे आप देखिए आपके पास जो फॉर्मूला है 1/4πε0 dq/r², ये पूरा सिस्टम जीरो कब होगा पहले बताइए। एक पॉइंट चार्ज के लिए जीरो नहीं होने वाला, एक पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड जीरो नहीं होने वाला। आप सोच लीजिए, अरे ये पूरा सिस्टम जीरो कब होगा? ये तो जीरो होगा नहीं, ये तो कांस्टेंट, इसका वैल्यू फिक्स है। चार्ज ही नहीं होगा तो फील्ड कहां से होगा? तो इसको भी जीरो नहीं कर सकते। और ये पूरा सिस्टम जीरो कब होगा? मतलब पूरा सिस्टम जीरो कब होगा? जब ये r² क्या हो, इन्फिनाइट हो जाए। थोड़ा सा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि इन्फिनाइट हो जाए। तो इन्फिनाइट यहाँ कहां पर है? कोई इसका एंडिंग नहीं है। तो ये इन्फिनाइट होगा तब ये क्या होगा? टेंस टू जीरो होगा। मतलब कि अगर r टेंस टू इन्फिनाइट तो यहाँ जो फील्ड टेंस टू फील्ड जो होगा क्या होगा? वो जीरो करीब होगा। तो ये इन्फिनाइट कहाँ, क्या पता। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो वहां पर क्या हो, फील्ड जीरो हो। सेम यहां भी देख सकते हैं कि ये 20 जीरो नहीं हो सकता। और मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है कि उसमें उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास हो, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उसका तो लंबाई तो होगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि थीटा क्या होगा, एक्सिस पर होगा तो क्या होगा, जीरो होगा। अगर आप एंगल को इग्नोर करें और आप जितना भी डिस्टेंस ले जाए तो यहां भी क्या होने वाला है, सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है कि अगर r टेंस टू इन्फिनाइट हो तो मैग्नेटिक फील्ड टेंस टू क्या होगा, जीरो होगा। मतलब ये जीरो कब होगा? जब डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाए, इन्फिनाइट के करीब हो, तब ये टेंस टू जीरो हो। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये कह रहा है कि बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड या फोर्स, ये काफी लंबी दूरी तक करता है। अगला देख लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन is applicable to both field। तीसरा कॉन्सेप्ट जरा देख लीजिए, थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट है। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज अप्लीकेबल टू बोथ फील्ड। कहने का ये मतलब हुआ कि यहां पर इसको हिंदी बोलेंगे, सुपरपोजिशन बोलेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। कहता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत दोनों क्षेत्रों के लिए सही है। अब कहने का क्या ये मतलब हुआ कि यहां पर सुपरपोजिशन क्या होता है, ये समझ लीजिए। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ें कि सुपरपोजिशन क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। सुपरपोजिशन कहने का मतलब, अध्यारोपण का सिद्धांत कहने का ये मतलब हुआ कि पहले आप समझते हैं, पहले ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग समझ लीजिए, चार्ज के अकॉर्डिंग समझ लीजिए कि अगर चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है, बहुत सारे पॉइंट चार्ज है और किसी एक पॉइंट पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। तो उस पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या फिर फोर्स होगा, सभी चार्ज के कारण, इंडिविजुअल सिंगल चार्ज के कारण उस पॉइंट पर फोर्स या फील्ड का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। मतलब कि हम वेक्टर के जैसा ऐड करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि एडिशन जो है वो दो तरह का होता है। एक स्केलर जोड़ने का तरीका अलग है और वेक्टर जोड़ने का तरीका क्या अलग है। उसमें हम स्केलर में अलजेब्रिक सम करते हैं और यहाँ पर वेक्टर सम करते हैं वेक्टर के लिए। मतलब हमारे फिजिक्स में जोड़ने का जो तरीका है वो दो तरह का है, ठीक है। एक डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, एक सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, तो वो अलग बात है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फोर्स है, दोनों कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर बहुत सारा चार्ज है और किसी एक ही पॉइंट पर सभी चार्ज के कारण क्या निकालना चाहते हैं, फोर्स निकालना चाहते हैं या फील्ड निकालना चाहते हैं, तो वहां पर क्या होगा, हम सभी को वेक्टर के जैसा ऐड कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। सिंगल जो चार्ज के कारण फोर्स या फील्ड है, हम सबको ऐड कर देंगे वेक्टर के जैसा। दूसरा उसमें है कि ये जितना भी चार्ज हो जाए, जैसे कि अगर एक चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर फील्ड निकालना है, तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि हम फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, चलिए फील्ड जो आया है 5 न्यूटन पर कूलम आया है। कितना आया है, 5 न्यूटन पर कूलम। दूसरा चार्ज आ जाए तब भी पहले चार्ज के कारण जो फील्ड होगा वो 5 न्यूटन पर कूलम होगा।
10 और चार्ज लेके चलाए उसके आगे रख दीजिए, अगर एक चार्ज है उसके आगे रख दीजिए, तब भी क्या होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब कि वो इंडिपेंडेंट है। मतलब पहले चार्ज के कारण जो फील्ड है 5 न्यूटन पर कूलम, और आ जाने पर दूसरे पॉइंट चार्ज आ जाने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो उतना ही फील्ड या उतना ही फोर्स लगाने वाला है। मतलब वो इंडिपेंडेंट है। उसी तरीके से क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का भी सेम कंसेप्ट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आप एक वायर के कारण, एक वायर है, उस वायर के एक छोटे से करंट एलिमेंट के कारण आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, मान ले जाए कि आया 5 टेस्ला आया, तो अगर आप 10 तार ले ले, 10 वायर ले ले और सभी में करंट अलग अलग पास हो रहा है, तो क्या होगा कि इस पर जो पहले के कारण आपने निकाला 5 टेस्ला, इसका चेंज नहीं होने वाला, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और दूसरी बात है कि सबका कारण जो सभी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण उस पी पॉइंट पर आप निकालिएगा, आर डिस्टेंस पर निकालिएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो सबको क्या करना पड़ेगा, आपको वेक्टर के साथ सम करना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहां पर चार्ज है, बहुत छोटा छोटा चार्ज है, मान ली जाए यहां से Q1 है, यहां से Q2 है, और यहां से क्या है, Q3 है। तो अगर इस पॉइंट पर हमको निकालना है, चलिए ये डिस्टेंस हो गया R1, ये डिस्टेंस R2 और ये डिस्टेंस R3। तो अगर इस पॉइंट पर निकालना है तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी डायरेक्शन इधर हो गया, और इसका क्या हो गया, इधर हो गया। तो यहां पर जो टोटल इंटेंसिटी होगा वो क्या करेंगे, वेक्टर के जैसा क्या करेंगे, सम कर देंगे। 3 है, 3 ले लिए, बहुत सारा रहा है, बहुत सारा जोड़ देंगे। मतलब कि ये होता है सुपरपोजिशन, कि इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर अगर आप बहुत सारे चार्ज है, तो पूरे चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सभी का अलग अलग इंडिविजुअल क्या कीजिएगा, आप इंटेंसिटी निकाल लीजिएगा, और सभी क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे। और इस चार्ज के कारण जो फील्ड है, फील्ड इंटेंसिटी है, ये दोनों के कारण इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो जितना है तो उतना ही, उसको कोई चीज नहीं होगा। अगर ये दोनों रहे तब भी उतना लगेगा, और ये रहने के कारण तब भी उतना लगने वाला है। सेम कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो जाता है, तो वो देख लेते हैं यहां से। तो आइए समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। चलिए, यहां पर 3 तार है, 3 वायर है, और इस पॉइंट पर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, निकालना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये पॉइंट क्या है, P है, ये डिस्टेंस R1, R2 और R3। जरा ध्यान दीजिए कि ये वायर इस तरह से है, और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, मतलब ये बोर्ड के बाहर है, परपेंडिकुलर है, इधर आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट। इसका सैंपल मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको मैग्नेटिक पढ़ रहे हैं, तो आपको इससे पहले आपको ये सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं। उसका बहुत सारा मेथड है। तो देख पा रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर क्या है, आउटसाइड है, ये परपेंडिकुलर क्या है, इनसाइड है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, इनवर्ड है, ये भी क्या है, इनवर्ड है। तो राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं। अब देखिए, ये अंगूठा शो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को, और ये अंगुली, 4 फिंगर है, वहां निकालना है जिस पॉइंट पर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। और इस सरफेस के, इस पाम के, इस तल के क्या होगा, इस हथेली के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जरा ध्यान दीजिए कि ये रहा, इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट बाहर आ रहा है, और इस पॉइंट में निकालना क्या होगा, देख लीजिए, इस डायरेक्शन होगा। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, मान ली जाए कि यहां से हम B1 लिख देते हैं, इसके कारण। और जरा ध्यान दीजिए कि ये है इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन इनवर्ड, इस तरह से है, और यहां पर निकालना P पॉइंट किधर होगा, इधर होगा, मतलब कि इस डायरेक्शन होने वाला है, B2 नाम देते हैं। फिर देख पा रहे हैं कि ये भी क्या है, आपका इनवर्ड है, इस तरह से, तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा,
B3। तो अगर आपको इस पॉइंट पर निकालना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो क्या करना पड़ेगा आपको, वेक्टर सम करना पड़ेगा B1 प्लस B2 प्लस B3। बहुत सारा अगर वायर है तो बहुत सारा होगा, मतलब कि अगर ये दोनों तार नहीं होता तो इस तार के कारण जितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उतना ही बनता है अगर ये दोनों आया था तब भी। ये दोनों हो या ना हो, इस वायर के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 होगा, उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। उसी तरीके से अगर ये दोनों ना हो तो इस वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो B2 होगा, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आने वाला हो, रहे तब भी वही रहेगा और नहीं रहेगा तब भी रहेगा, अगर सिंगल इंडिविजुअल निकालिएगा तब। लेकिन अगर टोटल निकालना है, तीनों वायर के कारण निकालना है P पॉइंट पर, आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। यहाँ B1 B2 B3 क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, यहाँ भी उसी तरह से है। ये इंटेंसिटी E1 E2 E3 ये पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, पूरे सिस्टम के कारण जीरो हो सकता है, आप ये कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंस। हम लोग क्या देखते हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। चलिए यहां देखते हैं हम लोग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है बायोट-सेवर्ट लॉ में और कूलॉम्स लॉ में। तो यहां से हम लोग देखते हैं पहला नंबर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है वो करता है करंट एलिमेंट, मतलब IDL के कारण होता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन की ओर होता है, किसका, करंट एलिमेंट का। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो होता है चार्ज एलिमेंट, छोटा सा चार्ज। और यहां पर ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ये करंट एलिमेंट वेक्टर है, सदिश राशि है, ये चार्ज एलिमेंट क्या स्केलर क्वांटिटी है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला जो जिसे कारण से प्रोड्यूस होता है वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जिससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यहां पर इसका नाम करंट एलिमेंट, इसका नाम क्या है, चार्ज एलिमेंट। चलिए दूसरा इसका डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर to the plane containing IDL and R। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होता है वो समतल के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, और उस प्लेन में कौन कौन होता है, करंट एलिमेंट और क्या, वेक्टर R, पोजीशन वेक्टर। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि अगर ये एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट I पास हो रहा है और ये है करंट एलिमेंट है, ये रहा, और ये डिस्टेंस R है, तो इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो क्या होगा, इनवर्ड होगा। देख पा रहे हैं यहां से इनवर्ड होगा, मतलब इस प्लेन के क्या है, जिसमें आइडियल करंट एलिमेंट है, ये फिजिकल क्वांटिटी, और R है फिजिकल क्वांटिटी, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, इसके बीच का एंगल तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, साइन तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी जिस प्लेन में है उस प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इनवर्ड। लेकिन आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is along
belong to the source charge। अगर ये dq है और r डिस्टेंस पर अगर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होता है वो फोर्स की डायरेक्शन होता है, तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इधर हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं उस सोर्स चार्ज के क्या है, अलोंग है, उसी लाइन में है। तो यहां देख पा रहे हैं कि ये प्लेन के परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन, लेकिन ये क्या होता है, उसके अलोंग होता है। तो ये डिफरेंस देखा आपने। आगे हम लोग देखते हैं, तीसरा देख लेते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एंगल पर भी डिपेंड करता है। ये साइन थीटा का क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड। थीटा बढ़े घटेगा तो ये भी क्या होगा, साइन थीटा बढ़े घटेगा तो ये बढ़े घटेगा। मतलब कि ये थीटा पे डिपेंड करता है, कौन, मैग्नेटिक फील्ड। और यहां थीटा क्या है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आइडियल एंड वेक्टर आर। करंट एलिमेंट और पोजिशन वेक्टर के बीच का एंगल है कौन, थीटा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल। मतलब ये एंगल पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब ये एंगल पर डिपेंड नहीं करता, किसी भी एंगल पर हो, अगर वो डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होता रहेगा, एंगल चेंज होता रहेगा। तो ये आपने देखा क्या कि बायोट-सेवार्ट्स लॉ और कूलॉम्स लॉ में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज बातें हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी किसी तरह का अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करिए, उसका हम जवाब देंगे, और नहीं तो उस पर क्या करेंगे, एक वीडियो बना देंगे।